जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सड़कें मानो पार्किंग लॉट बन गई हों। 90 के दशक की दिल्ली का भी ठीक यही हाल था। कनॉट प्लेस से कश्मीरी गेट, जो बमुश्किल 5 किलोमीटर है, उसे तय करने में 2-2 घंटे लग जाते थे। पोल्यूशन का स्तर तो खैर डराने वाला था। और तभी एक असंभव सा सपना देखा गया, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का सपना जो इस चलते फिरते ऐतिहासिक शहर को बिना रोके जमीन के नीचे और ऊपर से गुजरे। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी सफर को डिकोड करेंगे, जिसने 352 किलोमीटर की एक जीती जागती वास्तविकता का रूप ले लिया। हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट को आखिर मुमकिन कैसे बनाया गया। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक असंभव शहरी सपने से, फिर बात करेंगे फंडिंग और नेतृत्व की। उसके बाद हम ऐतिहासिक दिल्ली के नीचे टनलिंग समझेंगे, फिर एलिवेटेड ट्रैक्स पर आएंगे, ट्रेनों को पावर और सुरक्षा कैसे मिलती है ये देखेंगे, और आखिर में इस शानदार इंजीनियरिंग के निरंतर सफर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक असंभव शहरी सपना, यानी दिल्ली का वो भयंकर ट्रैफिक क्राइसिस। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट रातों रात नहीं बन गया। दशकों तक ये महज फाइलों में धूल फांकता रहा। मतलब 1969 में ही पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की रिपोर्ट बन चुकी थी, लेकिन उसे सीधे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 80 के दशक में दोबारा कोशिश हुई, पर पैसे नहीं थे। 90 का दशक आते आते तो दिल्ली का ट्रैफिक सच में एक बुरे सपने जैसा हो गया था। वही 5 किलोमीटर 2 घंटे वाली हालत। आखिरकार 1995 में जाकर एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की स्थापना। और बस यहीं से इस असंभव लगने वाले सपने ने हकीकत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, फंडिंग और नेतृत्व। संस्था तो बन गई, लेकिन अगली सबसे बड़ी चुनौती थी इतना सारा पैसा लाना। अब जरा इस डेटा को देखिए, फर्क एकदम साफ है। 1997 से पहले हमारे पास इतने विशाल प्रोजेक्ट के लिए कोई घरेलू फंडिंग मॉडल था ही नहीं, सब कुछ अनफंडेड। लेकिन फिर 1997 में गेम चेंजर एंट्री हुई, जेका की, यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इन्होंने फेज 1 की कुल लागत का लगभग 60% हिस्सा कवर किया, और वो भी एक सॉफ्ट लोन के तौर पर, महज 1 से 2% की बेहद कम ब्याज दर पर। और इसे चुकाने के लिए पूरे 30 साल का वक्त मिला। सही मायनों में इसी पार्टनरशिप ने इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ किया। पैसा तो आ गया, लेकिन एक मजबूत विजन भी तो चाहिए था ना। और ये विजन दिया मेट्रोमैन E श्रीधरन ने। उनका उसूल एकदम क्लियर था, समय पर डिलीवरी, जीरो करप्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। जरा सोचिए, प्रोजेक्ट के लिए करीब 348 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, और वहां पहले से 2502 परिवार रह रहे थे। इन परिवारों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ऑल्टरनेट प्लॉट्स और रिहैबिलिटेशन पैकेजेस देकर रिलोकेट किया गया। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब आते हैं भाग 3 पर, ऐतिहासिक दिल्ली के नीचे सुरंग। जमीन के ऊपर की बात हो गई, तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट के सबसे थ्रिलिंग हिस्से यानी अंडरग्राउंड टनलिंग को समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल सामने आता है। चांदनी चौक और जामा मस्जिद जैसी जगहें, जहाँ 300-400 साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं, उनके ठीक नीचे आपको भारी भरकम वाइब्रेटिंग मशीनें चलानी है, वो भी बिना एक ईंट खिसकाए। ये कैसे मुमकिन है? तो इस चुनौती से निपटने के लिए सच में बहुत ही बारीकी से काम किया गया। सबसे पहले ASI से क्लियरेंस ली गई। इसके बाद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के असेसमेंट और डिटेल वाइब्रेशन स्टडीज हुई। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी रियल टाइम मॉनिटरिंग। पुरानी इमारतों पर ऐसे सेंसर्स फिट किए गए जो 24 घंटे सातों दिन नजर रखते थे। अगर सतह पर मिलीमीटर भर की भी हलचल होती ना, तो तुरंत काम रोकने का सख्त प्रोटोकॉल था। यही वजह है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को खरोच तक नहीं आई। लेकिन असल में ये टनलिंग हो कैसे रही थी? इसके लिए जर्मनी से टनल बोरिंग मशीनें या कहें TBM मंगवाई गई। ये मशीनें 100 मीटर से भी लंबी होती हैं। सामने लगे हार्ड स्टील के दांतों वाला रोटेटिंग कटर हेड मिट्टी काटता है, पीछे कन्वेयर बेल्ट्स तुरंत मलबा बाहर फेंकती हैं, और साथ ही साथ ये मशीन कंक्रीट के प्रीकास्ट सेगमेंट्स लगाकर सुरंग की दीवार भी बनाती जाती है। पूरी सटीकता के साथ ऊपर के शहर को बिना डिस्टर्ब किए ये सिस्टम हर दिन 10 से 15 मीटर आगे बढ़ता था। अब दिल्ली की जमीन भी तो हर जगह एक जैसी नहीं है। पुरानी दिल्ली के इलाकों में जमीन के महज 2-3 मीटर नीचे ही पानी मिल जाता है,
और मिट्टी एकदम नरम जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल है। तो इस हाई वाटर टेबल को रोकने के लिए सॉइल कंडीशनिंग का सहारा लिया गया। कटर हेड पर सीधे फोम या बेंटोनाइट इंजेक्ट किया जाता था ताकि मिट्टी स्थिर रहे और पानी सुरंग में न भरे। एकदम जीनियस अप्रोच। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, एलिवेटेड स्पैन और ट्रैक्स। जमीन के नीचे तो खामोश लड़ाई चल रही थी, लेकिन ऊपर आसमान की तरफ भी निर्माण तेजी से जारी था। अब देखिए, दिल्ली की बिजी सड़कों पर आप महीनों तक भारी भरकम स्कैफोल्डिंग तो लगा नहीं सकते, पूरा शहर जाम हो जाता। तो डीएमआरसी ने स्पैन बाय स्पैन लॉन्चिंग मेथड का इस्तेमाल किया। कंक्रीट के भारी सेगमेंट्स पहले से ही फैक्ट्री में बना लिए जाते थे, फिर उन्हें रात के सन्नाटे में स्पेशल ट्रेलर से साइट पर लाते। वहां लॉन्चिंग गैंट्री नाम की एक विशाल मशीन हवा में ही इन सेगमेंट्स को उठाती, अलाइन करती और हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स से आपस में लॉक कर देती। काम भी हो गया और ट्रैफिक भी नहीं रुका। पुल और सुरंगें तो तैयार हो गईं, लेकिन पटरियों का क्या? यहाँ एक माइक्रो लेवल का इंजीनियरिंग कमाल देखने को मिलता है। मेट्रो में पारंपरिक रेलवे की तरह ढीले पत्थरों वाली पटरियां नहीं बिछाई गईं। इसकी जगह बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम यूज हुआ। इसमें ट्रैक को सीधे कंक्रीट स्लैब पर फिक्स करते हैं और फास्टनर्स में खास रबर पैड्स लगे होते हैं। ये पैड्स वाइब्रेशन और शोर को एकदम सोख लेते हैं। नतीजा, ट्रेन बहुत स्मूथ चलती है और मेंटेनेंस का झंझट भी कम। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, ट्रेनों को पावर और सुरक्षा। कंक्रीट और स्टील के इस ढांचे में अब जान फूंकने की बारी थी। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए पावर तो चाहिए ना। इसके लिए 25 किलोवोल्ट का एक विशाल एसी ट्रैक्शन सिस्टम बिछाया गया। ग्रिड सबस्टेशनों से ओवरहेड वायर्स तक हाई वोल्टेज पावर दौड़ती है और ट्रेन के ऊपर लगा पेंटोग्राफ इसी से कनेक्ट होकर पूरी ट्रेन और उसके एसी डिब्बों को लगातार पावर देता है। हजारों किलोमीटर की केबल्स का ये जाल सुनिश्चित करता है कि मेट्रो को कभी पावर कट का सामना न करना पड़े। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतने बड़े और तेज नेटवर्क को सेफ कैसे रखा जाए। इसका जवाब है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम। ये इस पूरे नेटवर्क का ऑटोमेटेड दिमाग है। ट्रैक्स पर लगे सेंसर्स और कंट्रोल रूम हर सेकेंड ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करते हैं। अगर 2 ट्रेनें जरा भी करीब आईं या स्पीड लिमिट क्रॉस हुई तो सिस्टम तुरंत खुद ब्रेक लगा देता है या स्पीड कम कर देता है। इंसानी गलती की लिटरली कोई गुंजाइश ही नहीं। और आखिर में भाग 6, एक निरंतर इंजीनियरिंग चमत्कार। 2002 में 8.3 किलोमीटर के पहले स्ट्रेच से शुरू हुआ ये सफर आज दिल्ली को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर चुका है। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 65 लाख। जी हाँ, पीक टाइम में हर दिन लगभग 65 लाख पैसेंजर्स इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे इस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ने एक पूरे महानगर की धड़कनें वापस लौटा दी। जो सफर घंटों का था वो अब मिनटों में सिमट गया है। और सिर्फ टाइम ही नहीं बचा, पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ है। 6 लाख टन। दिल्ली मेट्रो की वजह से हर साल CO2 एमिशंस में लगभग 6 लाख टन की भारी कमी आती है, क्योंकि लाखों लोग अपनी कार और बाइक छोड़कर मेट्रो से सफर कर रहे हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर का ये इम्पैक्ट सच में गेम चेंजर है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। अगर एक 400 साल पुराने घनी आबादी वाले शहर को बिना रोके उसकी नींव के नीचे 352 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो मॉडर्न इंजीनियरिंग और शानदार लीडरशिप आगे कौन सी असंभव शहरी समस्याओं को सुलझा सकती है? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सफ़र आपको बहुत दिलचस्प और जानकारी भरा लगा होगा।